नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के ठीक अगले दिन कश्मीर घाटी में फिर से टारगेट किलिंग हुई है, यानी कि पहचान कर मारे जाने की वारदात। जम्मू कश्मीर में आज फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 2 कश्मीरी भाइयों से पहले उनका नाम पूछा गया, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। तो देखिए कि इस हादसे में, इस हत्या में हुआ क्या है। हमले में सुनील कुमार नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। उस सुनील कुमार का भाई पिंटू कुमार घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों की सेब के एक बागीचे में नाम पूछकर इनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। आतंकी हमले के बाद इस इलाके को सील कर दिया गया है। ये मामला शोपियां के छोटीपोरा इलाके में एक सेब के बागीचे में हुई घटना में है, जिसमें के नाम पूछकर विक्टिम्स का, पीड़ितों का, उन्हें गोली मारी गई है। तो सबसे पहले सुनिए कि ये जो विक्टिम हैं उनका इस पर क्या कहना है। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। तो इस कातिल का जिम्मेवार खाली डेवकाम और डीसी हैं, बस। तो ये क्या घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है, हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है, ना हमारे पास नौकरी है, ना कुछ है। हम क्या करेंगे? कश्मीरी पंडित ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम घरों से नहीं निकलें, क्या हम काम करने नहीं जाएं, क्या हम मजदूरी नहीं करें, क्योंकि ये सवाल वाजिब है। ये सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि इसी साल पहले मई के महीने में, हालांकि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन खास तौर पे मई के महीने में लगातार कश्मीरी पंडितों पर एक के बाद एक हमले किए गए। और इस हमले से फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या घाटी कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ये कह रहे हैं कि इनको सजा मिलेगी, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो वारदातें हैं, वो रुक नहीं रही हैं। इससे पहले इसी साल मई के महीने में कई टारगेट किलिंग हुई, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, क्योंकि नाम पूछकर लोगों पर हमले किए गए। हालांकि इसमें कुछ कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, जैसे कि पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये मसला कितना गंभीर है, ये समस्या, ये आपको दिखाते हैं कि कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं। मई में देखिए तो 7 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार की गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद 12 मई को बडगाम में तहसील कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या हुई, और यह भी पहचान कर गोली मारने की घटना थी। इसके बाद 17 मई को बारामूला में एक गैर कश्मीरी की हत्या हुई। आतंकी हमले में 2 घायल हुए। 24 मई को श्रीनगर के सौरा में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या हुई। 7 साल की बेटी भी इसमें घायल हुई। 25 मई को बडगाम में ही टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या हुई। 10 साल का भतीजा उनका इसमें घायल हुआ। 31 मई को कुलगाम में स्कूल में घुसकर टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या हुई। टीचर जो स्कूल में थी, अपना काम कर रही थी, नाम पूछकर उन्हें मारा गया, इसलिए टारगेट किलिंग इसे कहा गया। 2 जून को कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या की गई। 2 जून को ही बडगाम में प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, जिसमें 1 की मौत और 1 घायल। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हुई, और आज जो ये घटना हुई है जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हुई, 1 व्यक्ति घायल है, इसके बाद इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब रुकेगी टारगेट किलिंग, कब सुरक्षित महसूस करेंगे घाटी में पंडित। तो सवाल इंडिया का में यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या घाटी में आतंक के निशाने पर हैं कश्मीरी पंडित।
हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, इस बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इफ्रा जान है, जो प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, रमेश अरोड़ा नेता बीजेपी, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, अमित रैना प्रवक्ता रूट्स इन कश्मीर। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। अमित रैना, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये घटनाएं रुकी नहीं है, एक बार फिर ये हमला हुआ है। ये हर बार बयान आते हैं कि हम इनको ढूंढकर कहीं से भी निकालेंगे और इसकी सजा दी जाएगी, पर क्या कश्मीरी पंडित घाटी में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं अभी? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं और कर रहे हैं, और ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और चिंता की बात यह है कि पिछले 32 साल से आपको आपकी पहचान के लिए, आपको आपके धर्म के लिए, और आपको इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि आप को भारतीय माना जाता है। तो आप मल्टीपल क्लोथ्स, कैप्स पहन के आप घूमते हैं, तो आपका कत्ल इसलिए वाजिब ठहराया जाता है, और ये रुकने वाला नहीं है, ना इसे कोई आर्मी। आपको क्या लगता है क्यों कश्मीरी पंडित महफूज नहीं है, क्यों अभी भी सुरक्षित नहीं है? बहुत चीजें वहां बदली गई, हालात बदले गए। बहुत सालों के बाद हमने देखा कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पे तिरंगा लहरा रहा था, तिरंगा मार्च हुआ वहां पे, यानी कि हालात बहुत कुछ बदले हैं। बावजूद इसके कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का क्या? नहीं, देखिए, हालात बदले हैं, सोच नहीं बदली है। और पिछले 32 साल पहले जो सोच थी कश्मीरी पंडित पलायन को लेकर, आज भी वही सोच है। और आज उस सोच ने एक स्मार्ट डायरेक्शन ले लिया है। आज वो हाइब्रिड टेररिज्म के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करके आपको मारते हैं, और इसलिए मारते हैं क्योंकि ना 1990 में कश्मीरी हिंदू उन्हें पसंद थे, ना 2022 में पसंद है। तो आज भी आपको एक काफिर देखा जाता है, एक दिम्मी देखा जाता है, जिसका इस्लामिक स्टेट में कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, कश्मीरी पंडित को एक बड़ा स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है इंडिया का, एक फ्लैग बेयरर देखा जाता है इंडिया का, और वो भी है। तो आपको कोई आर्मी, कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी नहीं बचा सकती, क्योंकि जब तक मानसिकता कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को एक कश्मीरी ना देखने की जगह एक हिंदू देखा जाएगा, एक भारतीय देखा जाएगा, वो हमेशा खतरे में रहेगा। रमेश अरोड़ा, आप मानते हैं कि ये कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी हिंदुओं पर निशाना करके हमला किया जा रहा है, या इसे सिर्फ आप आतंक का हिस्सा मानते हैं? क्योंकि मई में बहुत सारी घटनाएं हुई, उसमें ऐसा कश्मीरी पंडित मारे गए, लेकिन उसमें कई मुसलमान भी मारे गए। आप कैसे देखते हैं इसे? आतंकी हमले के तौर पे जिसमें टारगेटेड किलिंग हो रही है, या क्या आपका नजरिया है? नहीं, टारगेटेड किलिंग तो है, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते। लेकिन अफसोस तब होता है कि पूरी दुनिया में जब जिहाद के नाम पर लोगों को टारगेट किया जाता है, दिस वे आर दैट वे, धर्म के नाम पर आतंक फैला के, धर्म पे के नाम पर फैला के पावर को कैप्चर करना, अपने धर्म को बढ़ाना, इस प्रकार का जो जुनून कुछ लोगों के मन में, दिमाग में जो भरा जाता है जब वो काम करते हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। नहीं, पर आप इसे वर्ल्ड वाइड जिहाद से जोड़ेंगे? अभी अभी यहाँ पे अमित रैना ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान की या आपके खुद बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने, बीजेपी की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बाइट दिया था कुछ देर पहले कि ये पाकिस्तान की हरकत है, पाकिस्तान की करतूत है। और डेफिनेटली पाकिस्तान तो इन्वॉल्व टाइम तो ये पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है, ये दो देशों के बीच में, या इसे आप वर्ल्ड वाइड जिहाद से जोड़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है राजनीतिक तो है ही, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पिछले 30 सालों से लगातार हम लोग इसके लिए टारगेट हो रहे हैं। हमारे साथी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, एक टीचर जो पीछे मारी गई। हमारा ये मानना है कि ये लड़ाई तब कल्मिनेट होगी जब इस तरह का जो एलिमेंट है उसको एलिमिनेट 100% किया जाएगा। और उसको उन्होंने अब फोर्सेस के साथ हार मान के कि उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, अब उन्होंने टारगेट किलिंग आइसोलेटेड शुरू की है। ये भी पक्का है कि वो आइसोलेटेड किलिंग भी खत्म होगी, उनको उसके पाई तकमील तक जाना पड़ेगा, अंजाम तक जाना पड़ेगा। लेकिन एक पक्का है कि ये मानसिकता को खत्म करने की भी जरूरत है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और तो क्या प्रयास हो रहे हैं, और प्रयास नाकाफी हैं अभी? इफ्रा जान, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, भी हमारे साथ हैं। इफ्रा, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए नगमा जी, शायद मेरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गला सूख गया पिछले 3 साल से, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है। हमारा गला सूख गया चिल्ला चिल्ला के
कि जो बीजेपी प्रोपेगेंडा दो साल में, टेलीविजन दो पे साल और में। सोशल मीडिया पे करती है, नया कश्मीर का, उसका, इसका जो कांस्टेंट एक प्रोपेगेंडा किया जाता है बीजेपी के जरिए, वो जमीनी असलियत नहीं है। जमीनी असलियत कुछ और है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 90 दिन से कश्मीरी पंडित जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं वो महफूज सेफ नहीं कर रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नगमा जी, अगर आप देखेंगी हमारे देश के मोस्ट मीडिया हाउसेस, और मैं एनडीटीवी की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूं, उन्होंने एक इंसान ने तक इस प्रोटेस्ट को नहीं दिखाया। एक जर्नलिस्ट इस प्रोटेस्ट के पास नहीं गया और कॉन्स्टेंटली क्या दिखाया जा रहा था? घंटाघर पे तिरंगा, इधर पे तिरंगा, डल लेक में तिरंगा, विच इज ऑब्स्क्योरिंग की असली ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इफ्रा, तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पे लहराया जा रहा था और वो अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन आप We don't have an issue with that. नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद तिरंगा लहराया अपने गुपकार रेजिडेंस पे, अगर आप देखेंगे जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजारों वर्कर्स मरे हैं तिरंगे को लहराते लहराते। लेकिन जब आप तिरंगे को एक प्रोपेगेंडा टूल बनाते हैं और ग्राउंड की रियलिटी को बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को इग्नोर करते हैं, उससे हमको प्रॉब्लम है। वो मैं माफी चाहता हूँ, हमें प्रॉब्लम ये है कि इनकी मानसिकता, इनकी भाषा भी मिलिटेंट को इनकरेज करती है। इनकी भाषा भी सेपरेटिस्ट को इनकरेज करती है। इनकी ये भाषा उनके साथ हमदर्दी नहीं है, ये राजनीति, इसमें राजनीति हो रही है। परसों लश्कर तैयबा का टेररिस्ट बीजेपी का वर्कर था। उदयपुर में जो 2 बेहेडिंग्स हुई, आपके बीजेपी के पोल वर्कर्स थे। और आप मानसिकता की बात करते हैं, जहां देश में पोलराइजेशन हो रही है, जिस पोलराइजेशन में आप आग में घी लगाने का काम करते हैं ताकि आप पावर में रहे, तो आग में घी कौन डालता है? बीजेपी। रमेश अरोड़ा, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? पूरे देश में आपने आग लगा के रखी है लश्कर तोयबा ताकि के आतंकवादी हो या, लेकिन इफ्रा जो बात कह रही थी वो ये कि जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी भी कश्मीरी पंडित जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, उसको सामने नहीं लाया जाता और दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सही है। रमेश अरोड़ा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? और साथ जमीनी हकीकत ये है कि सिचुएशन काफी मात्रा में बदली है। लाल चौक में आज सर उठा के लोग चल सकते हैं। पंडित अगर प्रोटेस्ट करते हैं, उनका भी सोल्यूशन निकालेंगे। रुकिए, मुझे आपको जवाब इतना ही देना है, उनका भी सोल्यूशन निकालेंगे। और आप जैसे फोर्सेज जो हैं, कम से कम इस पर राजनीति मत करिए, किसी की डेथ पर राजनीति मत करिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझिए। आतंकवाद के नाम पर या जिहाद के नाम पर लोगों को मारना, उनकी हिमायती इंडायरेक्ट नहीं, इफ्रा सपोर्ट करना, आपको सरकार करते हुए ये अभी आप अफसोस होता है। ये ओवरग्राउंड हिमायती जो रहती है पॉलिटिकल। रमेश अरोड़ा साहब, हिमायती आप कह रहे हैं कि वो जो जिहाद के नाम पे मारे उनकी हिमायती कर रही हैं, वो एक सवाल पूछ रही हैं, आप अगर उसका जवाब दे दें कि जो कश्मीरी पंडित अभी भी धरने पर बैठे हैं, वो क्यों धरने पर बैठे हैं, उनकी क्या शिकायत है? उसका ये कहना है खाली कश्मीरी पंडित की बात नहीं है, जो किलिंग, टारगेटेड किलिंग हुई है, उसमें बिहार के आदमी को भी टारगेट किया गया है, मजदूर को भी किया तो आप खुद मान रहे हैं कि ये कश्मीरी पंडितों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसमें तमाम लोग, हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। टारगेटेड फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट की। रमेश अरोड़ा साहब, आप अपनी बात को काट रहे हैं, मैं एक बार आप सवाल सुन लीजिए। आपने पहले मुझे कहा कि टारगेटेड किलिंग है, सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है पंडितों को, अभी आप कह रहे हैं बिहार के लोगों को भी मारा गया। तो हमने तो शुरू में ही कहा कि बिहार के लोगों को भी मारा गया, पंडितों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, पर आप ये लगातार बात हो रही है और बीजेपी भी ये कह रही है कि टारगेटेड किलिंग है, कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि ये टारगेटेड किलर, फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट है मिलिटेंट की, जब वो फेल हो, पर ये फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट्स हैं अगर, तो इसमें लोगों की जान जा रही है। आलोक जी खामोश बैठे हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के। आलोक जी, यहां समस्या क्या है, क्या हो रहा है? इफ्रा सब मुद्दा उठा रही है कि वहां पे अभी भी विरोध प्रदर्शन, तमाम चीजें चल रही हैं, सब कुछ सही नहीं है। हमारा कंसर्न या हमारी चिंता सिर्फ ये है कि लगातार मई के महीने में भी हमने देखा, अभी भी देखा,
जो आम लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको ये डर है कि वो काम करने के लिए क्या सड़कों पर ना निकलें, क्या मजदूरी ना करें, क्या टीचर स्कूल में नहीं जाए, कहीं पढ़ाने नहीं जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को शिनाख्त करके, नाम पूछकर अगर उन पर निशाना बनाया जा रहा है तो क्या वहां पे जो सरकार या एलजी हैं उनकी ये नाकामी मानेंगे? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से जम्मू कश्मीर एक वोट की मशीन रहा है और उस मशीन में केवल और केवल कश्मीरी पंडितों का ग्रीस लगाया गया। न इनको जम्मू कश्मीर की का की समझ है, न इनको कश्मीरी पंडितों की का की समझ है। ये लोग केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, भारत पाकिस्तान कर सकते हैं। अरे भाई, सरकार आपकी है। सुरेश रैना जी का भी मैं बयान सुन रहा था, उछल उछल के दो गज जमीन से खोद के निकाल लाएंगे, गाड़ के ले आएंगे। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, जब जब यहाँ पर मास पलायन हुआ है, आप ही की सरकार क्यों रहती है? महबूबा मुफ्ती के समय में क्या हाल आपने बना दिया था। 6-6 महीने इंटरनेट नहीं चलता था, 6-6 महीने आपने वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स को नजरबंद कर दिया था। हरियाणा महाराष्ट्र में आप चुनाव हार रहे थे तो आपने धारा 370 में बदलाव करने की बात की। फिर कोरोना आया तो फिर आपने उसको बदल दिया कि 15 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। तो कोई कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं है, ना पाकिस्तान के एंगल से, ना जम्मू कश्मीर के एंगल से। पाकिस्तान में मोदी साहब बिना बुलाए चले जाते हैं, तो यहाँ पर आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे कि नहीं होंगे? पठानकोट में आईएसआई जांच करने आ जाती है, 10,000 पत्थरबाजों को छोड़कर आप कहते हैं कि सारी पत्थरबाजी समाप्त हो गई है। बीजेपी की सोच ही नहीं है कि समस्या किस तरह से सॉल्व की जाए। इनको केवल हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करने की बात लगती है। हम तो पूछना चाह रहे हैं, आलोक जी, पिछले दिनों जो तस्वीर सामने आई कश्मीर से, लाल चौक से तिरंगा लहराते हुए और जिस तरह तिरंगा मार्च हुआ, आपको नहीं लगता कि हालात काफी बदले हैं और हिंदुस्तान में, कश्मीर में ये तस्वीर जो सामने आई वो अपने आप में एक बदलाव दिखाती है बड़ा? देखिए नगमा जी, 1500 परिवार मनमोहन सिंह जी के समय में वैली में वापस लौटे। आज एक भी परिवार नहीं है, सब के सब वापस आ गए। जो जॉब देने की 2008 की योजना थी वो बंद पड़ी हुई है। एक योजना थी उड़ान योजना कि 5000 बच्चा जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के बाकी भागों में पढ़ेगा और वहां पर वो जाकर इंटरमिक्स होगा, वो बंद पड़ी हुई है। एनआईटी श्रीनगर में आउटसाइडर्स कितने बच्चे हैं जरा बीजेपी के लोग बता दें। दुर्भाग्य ये है कि पहली बार बीजेपी के शासन के रहते हुए कि जिस तरह से जो शरणार्थी लोग हैं कश्मीरी पंडित भाई, उनको कैद कर दिया गया, उनको अपने वहां से कैंपों से बाहर नहीं निकलने दिया कि कहीं मीडिया में बात ना लीक हो जाए। राशन के लिए उन्होंने धरने दिए हैं पिछले 6 वर्ष में। क्या ये सच नहीं है? प्रशासन आज कौन है? प्रशासन बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, डीसी एसडीएम के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में घुसे रहते हैं वहां पर ये लोग, और जो चाहते हैं वो कराते हैं। जी जी, अमित रैना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है रूट्स इन कश्मीर। ठीक है, बोलिए। अंतिम बात कहना चाहूंगा, इस चीज को केवल टारगेट किलिंग है, केवल कश्मीरी पंडित हैं ये कहकर, और कुछ दिल्ली में और नोएडा के जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी गलत दिशा दे देते हैं, उसका सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते। अगर वहां पर पुलिस वाला मुस्लिम मारा जाता है तो उस पर भी वैसी ही आवाज आनी चाहिए जिस तरह की कश्मीरी पंडित भाई के लिए आती है। जिस तरह से विजय कुमार राजस्थान का रहने वाला, मजदूर बिहार के रहने वाले थे, एक सीमित दायरे में करके उसको अगर हम देखेंगे तो हम समझते हैं कि हम वो जो किसी भी तरह का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वो सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। और कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं इसके लिए, दबाव पड़ता है। अमित रैना साहब हमारे साथ हैं जो प्रवक्ता है रूट्स इन कश्मीर के। कश्मीरी पंडितों का या कश्मीरी हिंदुओं की ये समस्या है कि वो असुरक्षित महसूस करते हैं कि उनके ऊपर निशाना उन्हें बनाया जा रहा है, उनके ऊपर हमले ज्यादा हो रहे हैं, बाहर के लोगों को भी मारा गया। तो अमित रैना, आप कैसे देखते हैं इस समस्या को? समस्या क्या कश्मीरी हिंदुओं की, पंडितों की ज्यादा है, या ये एक आतंक की समस्या है जिसमें और भी लोग मारे जाते हैं और इसी तरह से इसको देखना चाहिए, या इसका सोल्यूशन जो है इसी नजरिए से निकाला जाना चाहिए? देखिए, ये समस्या जिहाद की है और जब तक आप इसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये जिहाद इंडिया पे भारी पड़ा है, ये इंडिया के साथ लड़ा जा रहा है, तब तक आपका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कश्मीरी हिंदू ही नहीं मारे जाते हैं, इसमें बाहर से आए हुए लोग भी मारे जाते हैं, इसमें मुसलमान भी मारे जाते हैं। इसमें वो मुसलमान मारे जाते हैं जो तकफीरी कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है कि मैं डिसाइड करूंगा कि कौन असली मुसलमान है और कौन गैर मुसलमान है। मुसलमान होते हुए भी आप जब तक वो इम्प्लीमेंट होने लग गया, आज अफगानिस्तान का रेप्लिका कश्मीर होने लग गया, तो अमरीन भट्ट भी इसलिए मारी जाती है क्योंकि इस्लाम में एक औरत
का म्यूजिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुदस्सिर एक पुलिस वाला इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो भारत के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करता है, वो आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करता है, और वो भी इस्लामिस्ट कॉन्सेप्ट में, जिहादी कॉन्सेप्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हर कोई जो इस्लामिस्ट कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठता है वो कश्मीर में मारा जाएगा। कश्मीरी हिंदू इसलिए इजी टारगेट है कि उसके लिए आपको किसी का अप्रूवल नहीं लेना है, वो काफिर है तो उसका कत्ल वाजिब है, अलाउड है। काफिर का मारना बाकियों के लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, मगर जो इस जिहाद में फिट नहीं बैठेगा उसे मारा जाएगा। और कश्मीर में जब तक आप ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि आप एक जिहाद के साथ जूझ रहे हैं, तब तक आप कश्मीर की समस्या नहीं सॉल्व कर सकते। कश्मीर में एक जिहाद, कश्मीर घाटी जिहाद से जूझ रही है, इस बात को मानना जरूरी है, तभी आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, मुझे कुछ साल पहले याद था, यहाँ बोला गया था कि यहाँ सोल्यूशन जो है वो तब आएगा जब डिमोनेटाइजेशन होगा, तो इसीलिए डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं ताकि यहाँ पे टेररिज्म जो है सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ साल बाद हम रुके तो बोला गया कि आर्टिकल 370 जो था वो पूरे समस्या की जड़ है। जब आर्टिकल, भारत के संविधान के आर्टिकल को चेंज किया जाएगा तो वहां पे समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तब ये बोला जा रहा है चूंकि वहां पे इस्लामिक मानसिकता है, मुसलमान है, इस वजह से ये हो जा रहा है। जबकि कल ही एक ग्रेनेड अटैक कश्मीरी मुसलमान पुलिसमैन पे हुआ था। पूरे साल बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स मरे हैं। आप ट्विस्ट मत करिए, आप मुझे इस्लामिस्ट एजेंडा है और आपकी पार्टी का भी एजेंडा है, वो आपकी पार्टी का भी एजेंडा इस्लामिस्ट एजेंडा। ये आप अमित रैना जी हैं, मुझे याद है उनके साथ मैंने बहुत मुझे डिबेट 370 की आड़ में जो शरिया का मेरे साथ टेलीविजन वो पे रुक बैठा गया, करते थे, बिल्कुल और सच है मेरे साथ, मगर मानसिकता बदलने में समय वो लगता मेरे है। साथ टेलीविजन पे बैठा करते थे और वही मेरे साथ टेलीविजन पे बोला करते थे अमित रैना जी कि आर्टिकल 370 टूटने से मानसिकता टूट गई है और इसकी वजह से जो है वहाँ पे हालात सुधर गए हैं। अमित रैना जी के अपने ये बयान रहे हैं। अगर आप इनके टेलीविजन चैनल आज आप बैठ के जिहाद के झंडे काट रहे हैं, तब आप कहती थी हिंदुओं को उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ और है, ये यही है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का असर ही यही है कि जिहादी माइंडसेट आ जाता है। वो बिल्कुल यही कारण है। या तो आप तब झूठ बोल रहे, 2000 आप तब भी जिहाद कर रही थी। आज अमित आप एक मिनट इफ्रा को खत्म कर लेने दीजिए, अब जवाब दीजिएगा फिर, क्योंकि आप दोनों में से किसी की बात नहीं समझ आ रही। देखिए, मैं अमित रैना जी के साथ बहुत सारे डिबेट्स मैंने किए हैं और इनफैक्ट एनडीटीवी पे जो मेरा फर्स्ट डिबेट था उसमें भी अमित रैना जी मेरे पार्टिसिपेंट थे। इन्होंने बाज़ाबिता साफ साफ तौर पे कहा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की वजह से वहां पे जो ये मानसिकता है ये खत्म हो गई है और हालात वहां नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं और सुधर रहे हैं। ये अमित रैना जी खुद कहते थे जी। आज अमित रैना जी नहीं, ये एक जिहादी माइंडसेट है, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो अमित रैना जी, क्या आप तब झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हैं? अमित रैना को जवाब देने दीजिए। क्या अमित रैना को जवाब देने दीजिए इफ्रा की क्या 370 के बाद क्या बदला? नैरेटिव को सपोर्ट जवाब देने दीजिए अमित रैना। देखिए, 6 अगस्त को मेरे और इफ्रा का डिबेट हुआ। अगर उनको लगता है कि एक दिन में 370 हटने के बाद इस्लामिक माइंडसेट खत्म हो जाएगा तो शायद किसी मूर्ख दुनिया में रह रही है। मैं बात कर लूं, मैं रुक गया था ना आपके लिए, बात कर लेने दीजिए। मैं बात कर लूं इफ्रा जी। पत्थर यहाँ मारने की जरूरत नहीं है, बात कर लेने दीजिए, पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मेरी बात सुन लीजिए, मोहतरमा बात सुन लीजिए। जहां तक बात है 370 की, 370 वो नॉर्मलसी को सपोर्ट नहीं करते। मैं बात कर लूं इफ्रा जान, पत्थर फेंकना बंद इफ्रा जवाब देने दीजिए उनको। 370 को आप सपोर्ट करते थे, आपको लगता था उससे मानसिकता बदल जाएगी, क्या बदला उसे अमित रैना? 370 से देखिए, बिल्कुल नॉर्मलसी को सपोर्ट कैन आई कंप्लीट इफ्रा जान? कैन यू शट अप फॉर अ मिनट? कैन यू शट अप फॉर अ मिनट? कैन आई कंप्लीट? Can you shut up for a minute and let me complete? अमित रैना प्लीज, आप शट अप नहीं कहें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो चुप रहे और आपको जवाब देने दें। आप अपनी बात कहिए। देखिए,
370 बिल्कुल एक ऐसी दीवार थी जिसके पीछे शरिया और इस्लामिक नेशन बनाने का कॉन्सेप्ट चल रहा था। ये बिल्कुल सच है और उसे तो उस दीवार को तोड़ना बहुत आवश्यक था और 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर समस्या यह है कि एक बड़ा कदम लेने के बाद इसी सरकार ने 5 कदम पीछे लिए और ये कदम पीछे चलते चले गए। आपने 35A हटाया और 35A की जगह आप ले आए डोमिसाइल एक्ट, जिसमें 15 साल का प्रोविजन ले आए सिटीजनशिप के लिए, तो ये एक बैकवर्ड स्टेप था। आपने दुल्लत पॉलिसी को कंटिन्यू किया। मोटे तौर पे ये नहीं समझ में आता अमित जी के बदला क्या है और इस समय जो लगातार हमले हुए हैं। आप एक कदम आगे लेंगी और 5 कदम पीछे लेंगी तो कहां बदलेगा? इस सरकार ने 370 लेके बहुत बड़ा कदम लिया और उसके बाद तो आपको लग रहा है कि सरकार की गड़बड़ रही है ना, आगे और पीछे कदम खींच रहे हैं सरकार और सरकार नाकाम रही है इसमें। एक सेकंड, आलोक जी जवाब देना चाहते हैं, फिर ब्रेक लूंगी मैं। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से 35A पर नौटंकी की गई, ऑर्डिनेंस का पहला सेंटेंस है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग सच एंड सच चेंजेस, और कोरोना के काल में उसको फिर 15 साल बढ़ा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने जम्मू कश्मीर का मजाक बनाया है, जम्मू कश्मीर के इशू को समझने की कोशिश भी नहीं की है और केवल टोकनिज्म किया है, उसी का रिजल्ट है। और अमित रैना भाई, आप जैसे जो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, आप लोगों ने भी कश्मीरी पंडितों का बहुत नुकसान किया है। शांति से बैठकर, कभी घर में बैठकर सोचिएगा। बीजेपी जो आप बात करते हैं ना, ये बीजेपी ने ही समस्या को बनाए रखे हैं और आगे भी बनाए रखेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए ये वोट बैंक है कश्मीरी पंडित। आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों के जॉब्स के लिए क्या किया आज तक? जो एक कदम उठाया हो तो मुझे बता दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आप कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए कोई कदम उठाया तो मुझे बता दीजिए। आपके लिए कोई बसने के लिए, किसी तरह की रिजर्वेशन के लिए एक कदम आगे बढ़े हो तो बता दीजिए। आप अंधे होकर बीजेपी के पीछे मत निंदा करते थे, आज कम से कम कह दीजिए कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया था वो सच है। आप ही है ना वो कश्मीर फाइल्स की निंदा करते थे आप। आज कम से कम खड़े होकर कह दीजिए, लेकिन बीजेपी के अंधभक्त मत बनिए। बीजेपी ने पूरे देश को डुबो दिया है। ये कश्मीर फाइल के निंदा करने वाले आज मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मुझे भेंट करने वाले मुझे सर्टिफिकेट देंगे। क्या आप लोग अंधभक्त मत बनिए। आप जैसे लोगों ने बीजेपी के नेताओं के चक्कर काट के देखिए, आप दोनों की बहस में ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि इन बेगुनाहों की हत्या के लिए जो है जिम्मेदार कौन है। क्या बदला 370 के बाद? चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, फिर भी कश्मीरी पंडित जो हैं वो क्यों अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत बड़े तादाद में विरोध प्रदर्शन और धरने पर भी बैठे हुए हैं। क्या कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार? ये तमाम सवाल जो है वो बने हुए हैं। और क्या टारगेटेड किलिंग हो रही है? ये तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। हम सवाल इंडिया का में लौटेंगे इस बहस पर। सवाल इंडिया का में कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहे अन्याय या उनके ऊपर निशाना लगाकर जो हत्याओं की घटना हो रही है, उस पर हम सवाल और चर्चा कर रहे हैं और इसके ऊपर कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा और कहा कि एलजी जो है वो नाकाम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अनुपम खेर ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। वो बता रहे हैं कि लगातार सालों से, दशकों से कश्मीरी पंडितों के साथ ये नाइंसाफी होती रही है और ये बेहद निंदनीय है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आलोक शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस के, रमेश अरोड़ा हैं नेता बीजेपी के, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमित रैना प्रवक्ता रूट्स इन कश्मीर। इस वक्त इफ्रा जान हमारे साथ नहीं है। रमेश अरोड़ा जी, आपने अनुपम खेर को सुना, वो कह रहे हैं कि 30 सालों से ये होता आया है कश्मीरी पंडितों के लिए, तो यही सवाल है कि 30 सालों में अब क्या बदला है या वही स्थिति? उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ सबके लिए भी कहा। मेरा ये मानना है ये एक लड़ाई जो है अब कल्मिनेशन की ओर है। 370 उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप था। यहाँ से देखिए कितना बदलते हैं चीजें कि जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि पहले देखिए ऐसे बीजेपी के टाइम में ये हुआ है। बीजेपी के टाइम नहीं, 89 में बीजेपी का टाइम नहीं था। दूसरी बात,
अब यहाँ से आज 37,000 करोड़ रुपया आज इन्वेस्ट हुआ है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और हमारा टारगेट 75,000 करोड़ रुपया है। IIT आई है, IIM आया है, श्रीनगर में एम्स आया है, यहाँ एम्स आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर आई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में आई। मेरा ये कहना है ये डेवलपमेंट की ओर चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए ये लोग नहीं चाहते, ये लोग कश्मीर को उसी रास्ते पे धर्रे पे चलाना चाहते हैं कुछ लोग, और उसके पीछे सीधा पाकिस्तान तो है ही। पाकिस्तान तो खुल के प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, हम बेसिकली प्रॉक्सी वार रहे हैं। दिक्कत हमारी बाहर से ज्यादा अंदर की है। हमारे राजनीतिक पार्टियों के साथी या बाकी साथी प्रॉक्सी वार को प्रॉक्सी वार ना मानते हुए पॉलिटिकलाइज करके सिर्फ अपने स्कोर सेटल करने की ओर चल पड़ती है, तब दिक्कत की ज्यादा बढ़ती है। इसलिए मेरा ये मानना है, आलोक शर्मा, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर इकट्ठा नहीं है और ये लड़ाई अंदरूनी ज्यादा है। बाहर की ताकतें जो हैं वो मजबूत इसलिए हो रही हैं क्योंकि अंदर इतने मतभेद हैं। आलोक शर्मा, देखिए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ बीजेपी को रूट कॉज का पता ही नहीं चल रहा है। भाई पाकिस्तान अगर वहां पर रूट कॉज है तो फिर जिहाद की अगर बात आपको पता होता तो ये कश्मीर की प्रॉब्लम ही न खड़ी होती। देखिए नहीं, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आप सुन लीजिए। नहीं बोलता हूँ अरोड़ा साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूं। अगर आपको पता होता है ये समस्या न खड़ी होती। देखिए मुझे लगता है कि अगर UPA 1 और UPA 2 का समय देखेंगे तो लोकल टेररिज्म लोकल लोगों का ऑलमोस्ट नील पर गया था, और जैसे ही मोदी सरकार आई है 127% इजाफा हुआ है लोकल लड़कों का टेररिस्ट बनने का। क्या ये सच नहीं है? आप लोगों ने, हमने तो लोगों को फांसी पतक पे चढ़ाया, आपने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर मसरत आलम के ऊपर रेड लाइट जंप की धाराएं लगाई आपने। आप लोगों ने तो पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती के सामने भी सरेंडर करके रहा। आप लोगों ने तब उस समय पर सरकार को नहीं छोड़ा जब कहा उसने कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को सत्ता चाहिए केवल। धारा 370 जब हटी, आप गलत कह रहे हैं, अंदर ये बदलाव किया गया। एक मिनट देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप बोलने लगे, आप उम्र में बड़े हैं। सुनिए, बहुत गंभीर विषय है ये, गंभीर विषय है ये, हिंदू मुसलमान करने का विषय नहीं है केवल। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। समस्या की जड़ कहां पर है? मोदी जी के 2014 के मुझे भाषण याद है, वो कहते थे 6 महीने में समस्या दूर हो जाएगी। हम बार बार कहते थे ये पॉलिटिकल इशू है, ये कहीं ना कहीं इस तरह का विषय है कि इसके ऊपर गहन मंथन की आवश्यकता है, इसमें जादू की छड़ी नहीं चल सकती है। क्या अमित शाह जी और मोदी साहब बैठकर डिस्कस करेंगे और हो जाएगा? मोदी साहब कब गए थे जम्मू कश्मीर? चुनाव से चुनाव ही जाते हैं, बीच में भी कभी जाकर कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या प्रशासन कर रहा है वहां। जवाब देने दीजिए, अब कहां पर झंडा फहरा दिया, आलोक जी कर दिया। आलोक जी जवाब देने दीजिए, रमेश अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है सीधा सीधा इनकी लाइन का एक लाइन में जवाब देता हूं। आज तो तिरंगा झंडा फहराया है। जब ये याद करें, मनमोहन सिंह जी जब श्रीनगर में गए थे, बाहर वहां मीटिंग के अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर लोग मारे जा रहे थे, बाहर फायरिंग होते, वो टाइम भूल गए ये लोग। मेरा ये कहना है ये कलेक्टिव एफर्ट्स करने की जरूरत है। सीरियस कहने से सीरियस नहीं होंगे। महबूबा मुफ्ती का ये कोई गवर्नमेंट छोड़ता नहीं इतनी जल्दी। हम लोगों ने 2.5 साल में गवर्नमेंट छोड़ दी, ये चीजें हमें नजर आ रही थी इसलिए हमने छोड़ी है। ये बातें ध्यान में, ये कहने से जरूरत नहीं है। 3 साल में 2 साल तक तो इंटरनेट ही बंद रहा वहां का। सरकार क्या खाक चलाई आप लोगों ने? आप मुझे बताइए, जो इंटरलॉक्यूटर्स की UPA 1 और UPA 2 में इंटरलॉक्यूटर्स गए थे 3 लोग, उनकी जो रिपोर्ट्स आई उनको आपने रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। आपका अपना कोई रिसर्च है नहीं, आपका कोई अपना अध्ययन है नहीं। केवल चुनाव किसी राज्य में आता है और कुछ लोग खड़े हो जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। अभी एक अमित रैना साहब हमारे साथ हैं और एक बुनियादी सवाल यही है। अमित रैना चूंकि प्रवक्ता हैं, आप रूट्स इन कश्मीर के और अब कश्मीरी लोगों का हाल बेहतर जान रहे हैं बाकी लोगों के मुकाबले, तो ये सवाल है कि इस समय की स्थिति क्या है? क्या बदलाव आपने देखा? कश्मीरी पंडितों के साथ असुरक्षित थी घाटी, इस समय भी लगातार अगर टारगेटेड किलिंग हो रही है जिसमें कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, कश्मीरी हिंदू मारे जाते हैं, तो क्या बदलाव आपको लगता है और आपको क्या लगता है कि सुरक्षित है इस समय घाटी? हमने बहुत आम लोगों से भी बात की है और सुना है, जैसे जो पीड़ित हैं उनके परिवार के लोग अभी कह रहे थे कि हम क्या करें, क्या हम घरों से नहीं निकलें, हमें स्कूल में ना जाएं, मजदूरी ना करें, क्योंकि ऐसे जो लोग काम करने जाते हैं उनका नाम पूछकर अगर उनके ऊपर हमला किया जाता है तो स्थिति इस समय कितनी गंभीर है? नहीं, देखिए, जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हैं वो कम हुए हैं, जो हाई प्रोफाइल अटैक हैं वो कम हुए हैं, मगर हमें साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा
कि आईएसआई ने और पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी जम्मू कश्मीर में चेंज कर दी है और अब उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर की ओर काम करना शुरू कर दिया और इसको टैकल करने में सरकार अभी तक विफल रही है। आपने राहुल भट्ट के किलर्स को परसों 2 दिन पहले कहा कि हमने मार दिया, मगर राहुल भट्ट के किलिंग में सिर्फ आतंकवादियों का हाथ नहीं था। जो उनको जो इकोसिस्टम प्रोवाइड हो रहा है आज आतंकवादियों को, आलोक जी कह रहे हैं कि आज नंबर ऑफ लोकल टेररिस्ट ज्यादा है, ये सच है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि इकोसिस्टम जो आज है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, वो आज भी एग्जिस्ट करता है और जब तक आप उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, माइनॉरिटी किलिंग्स कश्मीर वैली में नहीं रुकेंगी। दूसरा, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अगर जब तक आप कैंसर को कैंसर नहीं मानेंगे, आप इलाज नहीं कर सकते, कि कश्मीर में जो चल रहा है वो जिहाद है, जो रेडिकलाइजेशन है, आपको डी रेडिकलाइजेशन पे बढ़कर काम करना ठीक पड़ेगा। है, तो अगर ये जिहाद या रेडिकलाइजेशन है तो सवाल ये है कि इसके ऊपर काम करने से कौन रोक रहा है? सरकार है, सरकार को इसके ऊपर काम करना होगा और जो स्थिति बनी हुई है उसको सुधारना होगा। तो इस समय हमारे पास इतना ही समय है इस पर चर्चा करने के लिए। आप तीनों का धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। कश्मीर घाटी में जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है उसके ऊपर चिंता बनी है और सवाल ये है कि बेगुनाह लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, कैसे रुकेंगी आतंकी घटनाएं। सच इस वक्त हम सवाल इंडिया का में एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ कांग्रेस ने गुजरात और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पवन जी, इस फैसले का बचाव करने वाले तर्क ये दे रहे हैं कि ऐसे कानूनी प्रावधान है कि 14 साल बाद अगर कंडक्ट अच्छा हो तो अभियुक्तों को छोड़ा जा सकता है। इस पे आप क्या कहते हैं? आजादी के अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री के मुंह से निकले गए उन नारी सम्मान, नारी शक्ति के शब्दों के बाद कुछ घंटों बाद यही अभियुक्त मिले थे इन्हें रिहा करने के लिए, जो कि बलात्कार जैसे गंभीर संगीन आरोप में अभियुक्त बने हैं। तो यह तो सोच समझ कर किया गया है। ऐसी सोच पर लानत है जो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई थी। और ये पहली बार नहीं हुआ। मैंने आपको कठुआ और उन्नाव का भी उदाहरण दिया, जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्तर के लोग सड़क पर रैली निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष। तो इसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता, कोई जवाब नहीं रह जाता। इसके बाद तो सिर्फ एक तथ्य रह जाता है। तथ्य वो यह है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से अनुसूचित जाति के छात्र की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। हालात ये हैं कि कांग्रेस के एक विधायक ने भी विरोध में इस्तीफा दे दिया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं विधायक पंचानंद मेघवाल। उसके मटके से पानी पीने के नाम पर उसकी बेटी की हत्या की जाती है। दलित समाज के व्यक्ति को वार्ड पंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक का मौका दिया गया है, लेकिन आज दलित समाज का लोग जो शोषण हो रहा है वो असहनीय है। उस भावनाओं को ध्यान रखते मेरी अंतरात्मा में आज इतना जुनून है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो सम्मान मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन की वजह से मिला है, आज उस सम्मान में उस सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूँ।